बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्लास 10 फिजिक्स फर्स्ट एनुअल 2026 के मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों पेपर्स का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे और मैं आपको एक क्वेश्चन जो गलत आया है एग्जाम में वो भी मेंशन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। और मैंने क्लास 10 फिजिक्स की गेस्ट पेपर की वीडियो जो अपलोड की थी उसमें से बच्चों 90% पेपर जो है वो आया है मॉर्निंग में भी और 90% ही इवनिंग में आया है। यानी जिन बच्चों ने मेरे वो क्वेश्चंस और वीडियो फॉलो की थी उनके लिए तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। अब आप भी अगर चाहते हैं कि मेरे गेस्ट पेपर की वीडियोस आपको टाइमली मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्पेशली बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली गेस्ट पेपर की वीडियो स्पेशली मैथ्स और केमिस्ट्री की आपको टाइमली मिले। सबसे पहले हम मॉर्निंग पेपर के एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए। इफ़ द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज़ रिमूव्ड द मोटर विल स्टॉप आफ्टर हाफ ऑफ द रोटेशन। यानी जब आप स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर को अगर रिमूव कर दें मोटर में से तो मोटर जो है रुक जाएगी हाफ ऑफ द रोटेशन के बाद। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। यानी साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमें पता है बच्चों मीडियम की ज़रूरत होती है। सो वैक्यूम इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ डायोड इज़ कॉमनली यूज्ड एज रेक्टिफायर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफिकेशन क्या होती है? जिसमें हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। बाय द वे इसके अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन भी आए हैं, मैं भी आपको मेंशन करूंगा। नेक्स्ट है इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो द रिफ्रैक्टेड रे विल कंटिन्यू अलॉन्ग द न्यूट्रल। देखें, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो यानी ऐसे आए और वो सीधी नीचे चली जाए तो फिर क्या होगा? उसका जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो भी ज़ीरो ही होगा और वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नीचे चली जाएगी और वो फॉलो करेगी, कंटिन्यू करेगी यानी अपनी मोशन को अलॉन्ग द नॉर्मल। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है एन ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है, ये तो बहुत ही इजी था। फिर है इफ़ बोथ इनपुट्स ऑफ द नैंड गेट्स आर हाई द आउटपुट विल बी। यानी कि अगर नैंड गेट्स की दोनों इनपुट्स हाई हों तो आउटपुट क्या होगी? लो। इसको आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, ये एंड गेट की आउटपुट है और ये नैंड गेट की आउटपुट है। एंड गेट की आउटपुट कैसे होती है? जब दोनों हाई हों तो हाई होता है। तो उसके बाद जब आप नॉट गेट लगाएंगे तो ये 0 को 1, 0 को 1 और फिर ये यहाँ पे 1 को 0 करेगा। तो जब आपकी दोनों इनपुट हाई होंगी तो आउटपुट आपकी क्या होगी बच्चों? नैंड गेट के अंदर लो। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये बात आपने याद रखनी है, ये एक अच्छा एमसीक्यू था। उसके बाद है विच फीचर हेल्प्स रिड्यूस द हीट लॉस इन बिल्डिंग? ऑब्वियसली थर्मल इंसुलेशन, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर है द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये तो बहुत ही अच्छा एमसीक्यू था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका ए पे लगा हुआ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। नेक्स्ट है करेक्ट फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। ये तो बहुत ही इजी था। उसके बाद है कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? डेल्टा वी ओवर वी नॉट इनटू डेल्टा टी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स रेफर्स टू एम्पलीट्यूड। यानी अगर आप एक वेव ड्रॉ करें तो जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसे ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ वेव इज 7 मीटर्स पर सेकेंड इफ एम्पलीट्यूड इज डबल्ड द स्पीड विल। तो कहता है कि अगर एम्पलीट्यूड डबल हो जाए किसी वेव का तो स्पीड पे क्या असर पड़ेगा? स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी नॉट चेंज या नो चेंज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट बच्चों। ये था मेरे पास मॉर्निंग पेपर का सॉल्यूशन। एक अच्छा बैलेंस, इतना मुश्किल भी नहीं था और इतना आसान भी नहीं था, एक बैलेंस एमसीक्यूज थे। अब हम क्विकली देखते हैं इवनिंग पेपर के एमसीक्यूज। सबसे पहला एमसीक्यू देखिएगा जिसमें है द क्रिटिकल एंगल थीटा फॉर पॉलीस्टाइरीन इज 42.2 डिग्री। ये याद रखिएगा, ये एंगल है, ये मेंशन था इसी बुक के अंदर, टेबल के अंदर। उसके बाद है चार्जिंग ऑफ सॉलिड्स बाय फ्रिक्शन अकर्स ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी बिल्कुल सेम ही वहाँ पे एमसीक्यू था। वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट बच्चों। यहाँ पे भी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद है द आउटपुट ऑफ एन और गेट इज़ लो।
और गेट की आउटपुट कब लो होगी, जब ऑल द इनपुट्स या दोनों इनपुट्स जो हैं लो होती हैं, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद क्या है, वार्म एयर राइजेज एंड कूल एयर सिंक्स इन अ हीटेड रूम बिकॉज ऑफ दी कन्वेक्शन। ये तो बहुत ही ईजी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट in a conductor is reversed, the direction of the force on it will be, obviously it will be reversed, so option D is correct, ये भी याद रखिएगा। next है, a charge of 10 coulomb flows through a conductor in 5 seconds, the value of the current, करंट की क्या फार्मूला होता है, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो जब आप इसमें वैल्यूज डालेंगे 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये भी याद रखिएगा। लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड्स रेफर्स टू द चेंज इन लेंथ ओनली। अच्छा, ये आइडियल केस होता है, हम लेते हैं वैसे इन ऑल डायरेक्शन जो सी है वो एक्सपेंशन हो रही होती है, लेकिन जब हम लीनियर एक्सपेंशन को पढ़ रहे होते हैं तो हम कंसिडर करते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ लीनियर की एक्सपेंशन ही देखनी है, इसलिए हम बाकी एक्सपेंशन को कंसिडर नहीं करते। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ये भी याद रखिएगा। हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन इज़ 8 days। हाउ मच ऑफ 40 ग्राम सैंपल ऑफ आयोडीन विल बी लेफ्ट आफ्टर 16 days। 16 days के बाद वो कितना रह जाएगा। हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ होती है यानी जिस टाइम के बाद वो अपनी टोटल अमाउंट का आधा रह जाए। अब उसकी हाफ लाइफ कितनी थी, 8 दिन, तो वो कहता है 16 दिन के बाद कितना रह जाएगा। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद यानी 8 दिन के बाद वो रह जाएगा 40 से 20, और 20 के बाद जब दोबारा 8 दिन गुजरेंगे तो फिर वो कितना रह जाएगा बच्चों, 10 ग्राम। ये भी आप याद रखिएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आर द फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये तो बहुत ही ईजी था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर है, विच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये तो बहुत ही ईजी। नेक्स्ट है, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेज मेनली बिकॉज अ सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटी, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है, द मेन फंक्शन ऑफ अ डायोड इन अ सर्किट इज टू रेक्टिफाई ओनली। ये हमारे पास सेम ही क्वेश्चन डिफरेंट वर्डिंग के अंदर मॉर्निंग के पेपर में भी आया है और ये यहाँ पे भी आया है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट बच्चों, ये भी आप याद रखिएगा। ये था बच्चों सॉल्यूशन इवनिंग पेपर के एमसीक्यूज़ का। होप कि आपको ये भी इजी ही लगा होगा। कंपैरेटिवली अगर मैं दोनों के एमसीक्यूज़ को अगर रिव्यू दूं तो दोनों ही इजी थे, दोनों में से ऐसा कोई भी नहीं था कि जिसको मैं कहूं कि ये वाला मुश्किल था, इवनिंग वाला मुश्किल था या मॉर्निंग वाला मुश्किल था। जी बच्चों, अब हम मॉर्निंग और इवनिंग पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं इन क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है ना आपको वो 1 to 1 एक्सप्लेन करूंगा, यानी एक क्वेश्चन मॉर्निंग पेपर का और इसी का एक क्वेश्चन इवनिंग पेपर का। इससे एक तो हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें डिफ़िकल्टी लेवल का अंदाज़ा हो जाएगा और दूसरा हमें ये भी पता चलेगा कि सेम क्वेश्चंस कितने आए हैं और जो स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चंस हैं या टोटली डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो कितने आए हैं। चलिए सबसे पहले मॉर्निंग पेपर का आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फॉर व्हाट फैक्ट्स डू द फाइंडिंग्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्केटर एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड एविडेंस एनी 3, यानी हमने 3 एविडेंस लिखने हैं, जबकि यहाँ पे है what is meant by specific heat energy capacity of a substance, calculate the amount of heat required to 25 kg of water to increase its temperature by 50 degree Celsius। अच्छा, मैंने बिल्कुल प्रिसाइजली टू द पॉइंट आंसर्स लिखे हैं आपके लिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपको आइडिया हो कि आपने नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम में आएगा तो क्या लिखना है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था जिसने ये एविडेंस दिए थे, जिसका सबसे पहला एविडेंस ये था कि एटम्स जो हैं मोस्टली एम्प्टी हैं। नेक्स्ट था कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस, और थर्ड था न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एंड डेंस। ये 3 पॉइंट्स बच्चों आपने इसमें लिखने थे। उसके बाद जो इसका सेकंड या ऑप्शनल पार्ट था उसमें हमें मैथ्स दिया हुआ है 25 kg, स्पेसिफिक हीट वाटर की दी हुई है 4200, जबकि डेल्टा टी जो था वो था 50 डिग्री, क्योंकि उसने बताया था राइज कर रहा है बाय 50 डिग्री, तो डेल्टा टी की वैल्यू हो गई 50। सिंपल फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट की, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, तो हमारे पास ये बच्चों आंसर आ गया। अब आप देखिए इवनिंग पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ, व्हाट इज मेंट बाय एन आइसोटोप, डू द डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड
कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg सब्सटेंस फ्रॉम 40 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस गिवन स्पेसिफिक हीट उसने आपको दे दी। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है और जो राइट साइड वाले हैं वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो वैल्यू चेंज है। अब इससे कैसे सॉल्व करना था आपने ये भी देखिए। आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये आपने उसको बता दिया। फिर उसके बाद जो उसने पूछा था कि क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। यस, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों डिपेंड कर रही होती हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर। क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। और जो इसका ऑप्शनल सेकंड क्वेश्चन था वो था, उसके अंदर आपने मैस पुट करना है। सी की वैल्यू है डेल्टा टी जो है वो गिवन था, वो आपने डेल्टा टी से निकाल लिया। क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी के अंदर आपने वैल्यू पुट की तो आपको आंसर आ गया 4200 जाउल्स। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट साइड वाला। उसके बाद है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। ये मॉर्निंग का है, ये मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ और आपने इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। देखिएगा इसका सोल्यूशन जी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये आपने उसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद क्या था, फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव होती हैं और जो फील्ड लाइंस होती हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये आपने उसको उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। उसके बाद आपने बताना था अंडर फॉरवर्ड बायस जो है करंट फ्लो करती है, फॉरवर्ड बायस के अंदर करंट फ्लो करती है एंड हैव लो रेजिस्टेंस। उसके बाद आपने इसकी ये सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी थी। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन था बच्चों। अब देखिए इवनिंग के अंदर जो सेकंड पार्ट आया है वो है व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये देखें ये पार्ट बिल्कुल सेम है। उसके बाद है हाउ इट अफेक्ट्स अ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन इट। ठीक है, ये याद रखिएगा कि आपने यहाँ पे इफेक्ट देखना है टेस्ट चार्ज के ऊपर कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आए तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। फिर है स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ अ डायोड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। हमने 2 फंक्शंस लिखने थे यहाँ पे, जबकि यहाँ पे हमने फॉरवर्ड बायस की वर्किंग लिखनी थी और डायग्राम ड्रॉ करनी थी। अब इसका सोल्यूशन देखिएगा, इसके अंदर भी आप बिल्कुल इसी तरह ही लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज और उसके इफेक्ट्स क्या थे, इट exerts a force on a test charge causing it to move along the field। यानी और टेस्ट चार्ज आपको पता है ना बच्चों पॉजिटिव होता है। जब भी आप पॉजिटिव के अंदर एक टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे वो ऑब्वियसली इसको रिपेल करेगा। तो क्या करेगा, causing it to move along the field। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट था वो था इट कन्वर्ट्स AC टू DC एंड अलाउज करंट इन वन डायरेक्शन। ये हमने उसके 2 फंक्शंस भी बता दिए जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ द वाइब्रेशन डायरेक्शन इन अ ट्रांसवर्स वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। उसके बाद कैलकुलेट द टोटल EMF ऑफ 2 सेल्स ऑफ 3 वोल्ट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। इसका सोल्यूशन क्या है, जो सबसे पहला है इनके जो दोनों पार्ट है ना बच्चों, ये देखें मैंने लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल सेम है। यानी उसका भी क्वेश्चन नंबर 3 इवनिंग का और मॉर्निंग का, इसके ये दोनों पार्ट ये वाले जो हैं वो बिल्कुल सेम है। इन दोनों का आंसर बिल्कुल सेम ही होगा। और वो क्या है, आपने सिंपल इसके अंदर लिखना है ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स मूव या वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। और एनर्जी कैसे ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द वेव बाय वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स नॉट बाय द मूवमेंट ऑफ मैटर। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास जो हैं वो 2 सेल्स गिवन थे और हर सेल के जो वोल्टेज थे बच्चों वो थे 3 वोल्ट। जब हम उन्हें सीरीज़ में जोड़ेंगे तो याद रखिएगा सीरीज़ में वोल्टेजेस आर एडेड, जबकि पैरेलल के अंदर जो है वो वोल्टेज सेम रहते हैं। इसलिए जो टोटल वोल्टेज हैं वो सेम ही रहेंगे, क्योंकि ईच सेल जो था वो 3 वोल्ट का था और यहाँ पे एक सेल 3 वोल्ट का जब सीरीज़ में जोड़ेंगे तो 3 + 3 इज़ 6 वोल्ट। इसी तरह बच्चों जो इवनिंग का पेपर था उसमें सिर्फ एक यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये था कि यहाँ पे 1.5 वोल्ट हैं, यहाँ पे 3 वोल्ट गिवन थे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 3 सेल्स हैं, वहाँ पे 2 सेल्स थे और उनको भी आप सीरीज़ में और पैरेलल में जोड़ें तो इसका क्या सोल्यूशन होगा देखिएगा। इसी तरह 3 सेल्स, ईच सेल 1.5 वोल्ट, जब आप उन्हें सीरीज़ में जोड़ेंगे तो वोल्टेजेस आर एडेड। तो 1.5 + 1.5 + 1.5 कर लें या 1.5 × 3 कर लें तो यू विल गेट 4.5 वोल्ट्स। उसके बाद
पैरेलल के अंदर जब आप इनको कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेजेस आर सेम, ये याद रखिएगा, यानी टोटल वोल्टेज जो है वो हमारे पास 1.5 वोल्ट ही होगी। और जो इसका जो ये वाला पार्ट था पहला वाला, इसके अंदर आपने इसको ड्रॉ भी करके देना था। इवनिंग वाले में देखिए उसने कहा था आप इसको ड्रॉ भी करें, तो जब आप इसको ड्रॉ करके दिखाएंगे तो उसका सिंपल ये वाला सोल्यूशन होगा कि आपके जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ मोशन होगी या वेव होगी वो इस तरफ होगी, जबकि पार्टिकल्स की जो मोशन है वो अप एंड डाउन होगी। ये आप बनाएंगे तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होगा। जी क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर यूजिंग अ 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक आयरन फॉर 3 आवर्स इफ द कॉस्ट पर यूनिट इज ₹25। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग 1000 वाट हीटर फॉर 5 आवर्स इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज ₹30। मैं इन दोनों का सोल्यूशन साइड बाय साइड दिखाता हूँ, जबकि इसके जो ऑप्शन में क्वेश्चन था वो था स्टेट स्नेल्स लॉ, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जबकि यहाँ पे था आपके पास व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन इट इज 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। जी सोल्यूशन देखिएगा, सबसे पहले मॉर्निंग वाले का, मॉर्निंग का सोल्यूशन है हमारे पास, एनर्जी का फार्मूला होता है P × T, ये याद रखिएगा। अब सबसे पहले हमारे पास पावर क्या थी 2 किलोवाट और आवर्स कितने चले थे बच्चों 3 आवर्स, तो हमने पावर निकाल ली। कैसे निकालेंगे, एनर्जी कैसे निकलती है P × T, पावर ये गिवन है और एनर्जी क्या है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो 2 × 3 यानी आंसर आ जाएगा 6, तो यानी 6 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर को आप 1 यूनिट कहते हैं, तो 6 यूनिट्स कंज्यूम हो गए बच्चों। उसके बाद 1 यूनिट की प्राइस थी 25, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो बिल बनेगा वो बनेगा ₹150। उसके बाद आपने स्नेल्स लॉ की स्टेटमेंट और ये उसकी फॉर्म भी लिखनी है, n1 sin θ1 = n2 sin θ2। उसके बाद जो इसका इवनिंग में पैरेलल क्वेश्चन आया था 4 में, वो था पावर 1000 वाट यानी 1 किलोवाट टाइम 5 आवर, तो यहाँ से जब आप एनर्जी निकालेंगे P × T तो 5 किलोवाट आवर यानी 5 यूनिट्स, और 1 यूनिट का यहाँ पे जो प्राइस थी वो थी 30, तो 30 × 5 इज़ ₹150। दूसरा हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन करना था, वो आप एक्सप्लेन कीजिएगा। उसके बाद है n = C/V फार्मूला, जिसमें हमें वैल्यूज़ गिवन थी। C की वैल्यू जो है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, ये हमने याद रखनी है। ये गिवन थी 2 × 10⁸, इसको डिवाइड किया तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का आ गया, n will be equal 1.5। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ऑलमोस्ट सेम, स्टेट Snell's law with an example how Lenz's law obeys the law of conservation of energy, जबकि यहाँ पे क्या था how it determines the direction of induced current, explain briefly। second part देखिए, an appliance uses 220 volts and draws a current of 1 ampere, calculate the energy consumed in 5 seconds, जबकि यहाँ पर है इवनिंग वाले के अंदर calculate the power consumed by an appliances operating at 220 volts drawing a current of 2 ampere। जी बच्चों इसका सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग वाले का आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आप लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या लिखना है, सो नो एनर्जी इज, यानी जब आप लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट लिख लेंगे ना, और लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, यहाँ से आप देख लें, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज दैट इट अपोजेज द चेंज दैट कॉजेज इट। इसके बाद आपने क्या लिखना है, सो नो एनर्जी इज क्रिएटेड विदाउट एक्सटर्नल वर्क। ये कंप्लीट हुआ। और जब ये इवनिंग के अंदर आया था, ये साइड बच्चों इवनिंग की है, ये जो साइड है ये मॉर्निंग की है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपने क्या लिखना है, इट डिटरमिन्स द डायरेक्शन बाय अपोजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स इट अपोजेज इट्स कॉज। ये बात, ये छोटी सी लाइन का डिफरेंस था इन दोनों के आंसर्स के अंदर। उसके बाद आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, सिंपल V गिवन था, I गिवन था और टाइम गिवन था, तो एनर्जी का फार्मूला P × T, P की वैल्यू अप्लाई की तो वो हो गई P = होता है V × I, VI × T हो गया। वोल्टेज, करंट और टाइम की वैल्यू, E की वैल्यू आ गई 1100 जूल्स। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज गिवन था और करंट गिवन था, सिंपल मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई पावर। जी क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों,
ब्रीफली डिस्क्राइब डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, गिव वन एडवांटेज ऑफ ईच। जबकि यहाँ पे क्या आया है, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन डीसी एंड एसी। यहाँ पे हमने दो डिफरेंसेस बताने, जबकि यहाँ पे हमने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है डीसी और एसी को, और हमने एक एक एडवांटेज भी बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ और एक एक एडवांटेज बताता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा दो दो डिफरेंसेस भी। तो चलिए मॉर्निंग का सोल्यूशन देखें। मॉर्निंग का सोल्यूशन क्या होगा, डीसी इज कांस्टेंट एंड फ्लोज इन वन डायरेक्शन। जबकि एसी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, एसी वेरीज एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन। उसके बाद एक एक जो एडवांटेज था वो ये लिखा हुआ, ये एडवांटेज है जी। एडवांटेज क्या है, एसी जो है इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी आप स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो ये ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा इजी है एसी को यूज़ करना, ये आप डीसी को नहीं कर सकते। और दूसरा, आप डीसी का क्या एडवांटेज है, डीसी यूजेज इन द बैटरीज एंड कैन स्टोर, यानी आप डीसी पावर को याद रखिएगा, स्टोर कर सकते हैं, एसी पावर को स्टोर नहीं कर सकते। दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। उसके बाद जो दो डिफरेंसेस थे एसी और डीसी के, वो देखिएगा वो क्या है, डीसी फ्लोज इन वन डायरेक्शन, जबकि एसी जो है वो चेंजेस करती है अपनी डायरेक्शन। उसके बाद डीसी इज कांस्टेंट, दूसरा डिफरेंस, जबकि एसी वेरीज विद टाइम। ये मैंने बना के भी दिखा दी, ये देखिए, ये जो है एसी जो है वो कॉन्टीन्यूसली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, जबकि एसी जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब है हमारे पास हाउ कन्वेक्शन इन सी वाटर सपोर्ट्स मेरीन लाइफ, और यहाँ पे है हमारे पास व्हाई डू कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स देन इनलैंड एरियाज, एक्सप्लेन ब्रीफली। सबसे पहले कन्वेक्शन वाला देखिएगा, उसका सोल्यूशन होगा, वार्म वाटर जो है हमेशा याद रखिएगा ऊपर की तरफ मूव करता है, जबकि कोल्ड वाटर जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है। इसकी वजह से क्या होता है, सो सर्कुलेटिंग हीट, oxygen and the nutrients, that's why convection supports the marine life। ये फिर उसके बाद coastal areas and inland areas में आपने क्या लिखना है, in coastal areas water heats और cools slowly, ये याद रखिएगा। जबकि inland के अंदर क्या करता है, land heats और cools quickly, यहाँ पे slowly, यहाँ पे quickly, that's why moderate temperatures and that's why extreme temperatures। ये था बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का कंपैरिजन और सोल्यूशन भी जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए बच्चों, डिफरेंस बिटवीन पिच एंड द लाउडनेस, एनी 3 हमने जो है वो डिफरेंसेस बताने हैं। जबकि यहाँ पे हमारे पास 7 में आया है व्हाट इज एको, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद यहाँ पे है वाई डज हीटिंग हेल्प एन इंसुलेटर लूज इट्स चार्ज। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी देखिएगा। और यहाँ पे भी बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पे है हमारे पास डिस्क्राइब द रोल ऑफ मॉइस्चर इन द डिस्चार्ज ऑफ एन इंसुलेटर। देखिए, देखा आपने बच्चों क्या छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको डिफरेंशिएट करता हूँ बिटवीन पिच एंड दी लाउडनेस। हमने 3 डिफरेंसेस बताने हैं, देखिएगा। फिर इको का देखेंगे। देखिए सबसे पहले है पिच के अंदर, पिच जो है वो डिपेंड कर रही होती है बच्चों फ्रीक्वेंसी, जबकि लाउडनेस जो है वो डिपेंड कर रही होती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। पिच डिफरेंशिएट करती है श्रिल और ग्रेव वॉइस, यानी पतली और मोटी आवाज़ में जो चीज़ फ़र्क करती है उसको पिच कहते हैं। और जो ऊंची और धीमी आवाज़ लाउड एंड दी फेंट साउंड में जो डिफरेंशिएट करेगी उसे हम कहते हैं लाउडनेस। उसके बाद जो तीसरा डिफरेंस आप लिख सकते थे वो था कि पिच जो है वो मेजर की जाती है हर्ट्ज के अंदर, जबकि लाउडनेस को हम मेजर करते हैं बच्चों डेसिबल्स के अंदर। ये था इसका सोल्यूशन। अब बच्चों जो इसका सेकंड पार्ट था वो था व्हाई डज हीटिंग हेल्प एन इंसुलेटर लूज इट्स चार्ज। ये मॉर्निंग में है। इसका सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन क्या होगा, हीटिंग मेक्स एन इंसुलेटर स्लाइटली कंडक्टिंग सो चार्ज कैन मूव एंड लीक अवे। लीकेज करंट होगा। ये याद रखिएगा कि इंसुलेटर के अंदर जो करंट होता है वो सरफेस के ऊपर ट्रैवल करता है, इनसाइड ऑफ दी मटेरियल ट्रैवल नहीं करता। ये याद रखिएगा। ये था इसका सोल्यूशन बच्चों। अब है इवनिंग के अंदर 7 क्वेश्चन, व्हाट इज एको, हाउ इट इज प्रोड्यूस, जबकि यहाँ पे है डिस्क्राइब द रोल ऑफ मॉइस्चर इन द डिस्चार्ज ऑफ एन इंसुलेटर। तो सबसे पहले हम इको को डिफाइन करते हैं। echo is the reflection of sound heard again and again. It is produced when sound reflects from a distant surface. और जब आपके पास distance greater than or equal to 17 meters हो तब जो है वो echo produce होगी। और जो इसका second part था वो भी अच्छा क्वेश्चन था। उसमें क्या था, मॉइस्चर, यानी जो 7 का इवनिंग का बता रहा हूँ, मॉइस्चर रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस। उसकी वजह से क्या होता है, इट अलाउज द लीकेज करंट एंड वीकन्स
इंसुलेशन, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि अगेन दोनों के अंदर बिल्कुल सेम आए हैं। यहाँ पे है राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गैमा रेज, यानी यहाँ पे हमने रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ जो है वो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखना है, जबकि यहाँ पे हमने नेम एनी 6 रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग वेवलेंथ। यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग वेवलेंथ और यहाँ पे हमने रेडियो वेव्स टू गैमा वेव्स। देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे। जो मॉर्निंग है यहाँ पे सिंपल आपने यही लिखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑर्डर रेडियो, फिर उसके बाद माइक्रोवेव, फिर उसके बाद इंफ्रारेड आ जाते हैं, फिर विजिबल, फिर यूवी और फिर एक्स रेज और फिर हमारे पास आ जाते हैं बच्चों गैमा। ये था रेडियो से गैमा। रेडियो की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे हाई होती है और गैमा की जो है वो सबसे कम होती है वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी गैमा की हाई होती है। अब था इंक्रीजिंग वेवलेंथ में लिखना है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि इवनिंग के अंदर कहा था उसने हमें इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अंदर आप लिखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि गैमा की लिखनी थी सबसे पहले जिसकी वेवलेंथ सबसे कम थी, तो गैमा, फिर एक्स रे, फिर यूवी, फिर विजिबल रीजन की रेज, फिर आईआर, फिर माइक्रो और फिर रेडियो वेव्स। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के लेफ्ट साइड वाले, जबकि 7 जो इसका जो राइट साइड वाला था वो बहुत ही दोनों सिंपल और ईजी आए हैं। देखिएगा वो क्या थे। मॉर्निंग में देखिएगा, ये मॉर्निंग का पढ़ रहा हूँ। स्टेट ओहम्स लॉ, कैलकुलेट द करंट थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 6 ओहम। सिंपल ओहम लॉ को आपने स्टेट करना है, उसके बाद आपने करंट कैलकुलेट करनी है जब आपके पास 6 ओहम रेजिस्टेंस और वोल्टेज हो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या था, स्टेट ओहम्स लॉ बिल्कुल सेम। इफ अ रजिस्टर हैज़ रेजिस्टेंस 10 ओहम एंड करंट 2 एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। जी बच्चों, इसका सोल्यूशन देखिए। यहाँ पे सिंपल V इज इक्वल टू आई आर, और आपने पहले ओम्स लॉ की जो है वो स्टेटमेंट भी ऊपर लिखनी है, वो भी याद रखिएगा। उसके बाद आपने ये लिखना था V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V ओवर R हो जाएगा। V की वैल्यू 12 वोल्ट 6 ओहम, तो I विल बी इक्वल टू 2 एम्पेयर। बहुत ही ईजी। उसके बाद यहाँ पे क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, आई जो है वो हमारे पास गिवन था 2 एम्पेयर्स और रेजिस्टेंस थी 10 ओहम, तो 20 वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अ 50 mg मिलीग्राम सैंपल ऑफ लेड 212, ये उसका एटॉमिक मास है, डिके करता है बाय बीटा एंड गामा एमिशंस विद अ हाफ लाइफ ऑफ 10 आवर्स। ये इंफॉर्मेशन नोट कीजिए कि उसकी हाफ लाइफ 10 आवर्स है। एंड हाउ मच ऑफ द प्योर सब्सटेंस इज लेफ्ट आफ्टर 50 आवर्स। 50 आवर्स का मतलब क्या होगा बच्चों, उसकी 5 हाफ लाइफ, क्योंकि एक हाफ लाइफ 10 आवर की है, तो 5 हाफ लाइफ यानी 50 आवर्स हुए। तो 5 हाफ लाइफ के बाद उसका ये सैंपल बताना है कि कितना रह जाएगा। जबकि यहाँ पे इसका जो पैरेलल क्वेश्चन आया है वो यहाँ पे क्या आया है इवनिंग के अंदर, वो है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक्सप्लेन ब्रीफली विद एंड एग्जाम्पल। इसने एंड कह दिया है, ब्रीफली करना है और एक एग्जाम्पल के साथ भी इसको बताना है हमने। अच्छा देखिएगा इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले वो देखिए, आपने क्या करना होगा, हाफ लाइफ आपने मेंशन कर ली 10 आवर्स है, टाइम आपने देख लिया 50 आवर्स है, और आपकी हाफ लाइफ्स बच्चों कितनी बन गई, मैंने अभी आपको बताया था 5 हाफ लाइफ्स हो गई। फार्मूला क्या है, द अमाउंट लेफ्ट के रह जाने का n विल बी इक्वल टू n नॉट का मतलब इनिशियल अमाउंट इनटू 1/2, यानी ये हाफ लाइफ का फार्मूला, रेज टू द पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। और अगर आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को निकालना चाहें वो कैसे निकलता है, टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। टाइम कितना था 50, हाफ लाइफ कितनी थी 10, तो 50 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली 5 हाफ लाइफ ही आएगा। ये मैंने आपको अलहदा से बता दिया, ये मैंने इसलिए पहले से कर दी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। उसके बाद 1/2 रेज टू द पावर 5 करेंगे तो 1 की पावर 5 1 ही, 2 की पावर 5 32 होता है, यानी 50 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे तो जो अमाउंट लेफ्ट रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी 1.5625 ग्राम्स। ये था इसका सोल्यूशन। और जो दूसरा था यहाँ पे आपने सिंपल हाफ लाइफ को डिफाइन करना था, जो कि क्या है, टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू डिके, यानी वो टाइम जिसके अंदर वो आधा रह जाएगा। और उसके बाद आपने उसको एक एग्जांपल के साथ भी बताना था, तो मैंने एग्जांपल लिया कार्बन 14 जिसकी हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स, 5730 साल हाफ लाइफ होती है बच्चों कार्बन 14 की। यानी अगर आपके पास आज 100 ग्राम्स अगर आप लेते हैं तो 5730 साल के बाद उसकी जो अमाउंट रह जाएगी वो आधी यानी 50 ग्राम रह जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 का ही
सेकेंड पार्ट जो है वो देखिए, ये जो है इसको मैं आपको बताता हूँ। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस हैज अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर while the object height is 5 centimeter. Find the magnification. Also state the condition when linear magnification is greater than 1. हमने सबसे पहले इसमें linear magnification भी find करनी है in height, object height और image height हमें given है। और इसका ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये गलत है, ये भी मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ ब्रीफली। सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, आपके पास जो इमेज हाइट थी वो थी 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट थी 5 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट, वैल्यूज पुट की, मैग्नीफिकेशन आ गई बच्चों 2। अब जो इसकी कंडीशन थी ना फॉर 1, वो आपने क्या लिखनी थी, वो लिखनी है व्हेन इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी जब भी आपका इमेज ऑब्जेक्ट से लार्जर होगा, यही कंडीशन है मैग्नीफिकेशन की ग्रेटर देन। और ये कब होता है, ये दो कंडीशंस में होता है बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f। और ये याद रखना है कि ये जो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ ये फॉर कन्वेक्स लेंस है, ये आप याद रखिएगा। पहली क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, जबकि सेकंड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनसाइड दी फोकल लेंथ, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जो इसका सेकंड जो था ना इवनिंग के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, ये गलत क्वेश्चन है, मैंने इसको कई तरीकों से करके देखा है, आपको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, इट फॉर्म्स एन इमेज एट 6 सेंटीमीटर। अब उसने ये नहीं बताया कि लेफ्ट पे या राइट पे, सिर्फ उसने डिस्टेंसेज हमें दे दिए। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, हमें एफ कैलकुलेट करना है और हमें मैग्नीफिकेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले इसका डाटा बना लिया, एफ क्वेश्चन मार्क, फिर आपने लिख दिया कि ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो p इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों लिया बच्चों, क्योंकि ये याद रखिएगा जो कन्वेक्स लेंस होता है उसके अंदर आप हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे रखते हैं, ये कन्वेंशन है। और लेफ्ट साइड पे जो भी चीज़ रखी जाएगी उसका जो साइन कन्वेंशन की वजह से जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। डन। Q जो है वो मैंने ले लिया, इमेज डिस्टेंस को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और Q विल बी इक्वल टू हो गया बच्चों 6 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको लिया पहले प्लस, ठीक है। अब मैंने वैल्यूज पुट की, जो मेरे पास लेंस फार्मूला होता है वो ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। मैंने इनके अंदर वैल्यूज पुट की, Q की मैंने यहाँ पे पुट कर दी, इस ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया 1/6 प्लस 1/-2, तो मेरे पास आंसर आ गया नेगेटिव ऑफ 2/6। इसकी मैंने कटिंग की तो मेरे पास आंसर आ गया नेगेटिव ऑफ 1/3। ये 1/f का आंसर आया। जब मैंने इसको फ्लिप किया तो f मेरे पास आ गया बच्चों नेगेटिव ऑफ 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब फोकल लेंथ ये याद रखिएगा, कभी भी कन्वेक्स लेंस की ना नेगेटिव नहीं आ सकती। ये मैं आपको ना ड्रॉ करके भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है। इसका क्या मतलब है, मैंने क्या किया, अभी मैंने आपको पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया, p की वैल्यू नेगेटिव ली है, q की +6 ली है, ठीक है। अब 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, f मेरे पास आ गया नेगेटिव ऑफ 3। अब देखिए सिचुएशन क्या है, फोकल लेंथ आई है मेरे पास 3, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो है 2। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो तो फोकल लेंथ के अंदर आ गया। अब मेरे पास फोकल लेंथ आई है 3, यहाँ तक ये f है। अब ऑब्जेक्ट जब भी फोकल लेंथ के अंदर आएगा तो उसका कौन सा इमेज बनेगा बच्चों, वर्चुअल इमेज बनेगा, पीछे बनेगा। अब अगर ये इमेज पीछे बनता है तो मेरे पास ये डिस्टेंस नेगेटिव होना चाहिए था, जो कि देखिए ना मैंने पॉजिटिव लिया ना। अब आप समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास फोकल लेंथ की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव को भी छोड़ें, ये 3 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ के अंदर आ गया। समझ आइए आपको। इस लिहाज से जो इमेज है मेरा उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए थी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे अभी मैंने आपको बताया था कि साइन कन्वेंशन जो है वो जो भी चीज़ लेफ्ट पे आएगी Q की जो है उसका साइन भी नेगेटिव ही आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने कहा शायद मैंने ये साइन गलत लिया है, मैंने Q की वैल्यू जो है वो नेगेटिव ले ली, मैंने इसको नेगेटिव के साथ सॉल्व किया और p की मैंने रखी ही -2 है, क्योंकि p की जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वो तो नेगेटिव ही होनी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट की, नेगेटिव ऑफ 1/2, नेगेटिव ऑफ 1/6, तो आपके पास आंसर आ गया बच्चों नेगेटिव ऑफ 2/3। फ्लिप किया तो आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई नेगेटिव ऑफ 3/2, यानी f आ गया नेगेटिव ऑफ 1.5। यानी अब आपकी फोकल लेंथ ये पड़ी हुई है 1.5 के ऊपर, नेगेटिव तो चलें कन्वेंशन का आ गया ना, वैसे ये भी नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है।
अच्छा, अगर ये यहाँ पे आ रहा है देखिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ से पीछे पड़ा हुआ है। अगर मैं फोकल लेंथ से पीछे रख के इसको ड्रॉ करता हूँ तो इसकी रे डायग्राम कुछ यहाँ बनती है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर मेरे पास यहाँ जो डिस्टेंस आएगा वो तो क्यू है, और अगर ये मेरे पास राइट साइड पे बन रहा है तो क्यू मस्ट बी पॉजिटिव, बट मैंने जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है नेगेटिव। अब देखिए, अब समझ में आ गई आपको? तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, सो इनकंसिस्टेंट है या ये गलत है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फिर भी मैग्नीफिकेशन जो बच्चे लिख के आए हैं उन्होंने क्या करना था, m इज इक्वल टू क्यू ओवर पी इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई -2 और m इज इक्वल टू -3, जबकि यहाँ पे m अगर आप ये वाली वैल्यूज़ लेते हैं, ये वाली, तो m विल बी इक्वल टू क्यू ओवर p, दोनों की वैल्यू नेगेटिव पुट करें तो m की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, जो कि इरेक्ट इमेज होगा। अब देखें, ये कह रहा है कि इरेक्ट इमेज है, बन हमारे पास नीचे रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव का मतलब है इन्वर्टेड इमेज, उल्टा, ठीक है, और ये बन रहा है सीधा यहाँ पे, ये देखें। इसलिए ये क्वेश्चन ही बच्चों ये गलत है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब हम क्विकली मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ मैग्नीफाइंग ग्लास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ, जबकि यहाँ पे इसका सेकंड जो पार्ट था वो था इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज़ 50 हर्ट्ज देन इट्स वेवलेंथ इज़ 2 मिलीमीटर। ये याद रखिएगा, और इसका ऐसा यूनिट में हमने स्पीड कैलकुलेट करनी थी। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर जो 10 था, सिंपल इसके आंसर थे, वर्चुअल है, अपराइट है और मैग्नीफाइड है। और जो इसका सेकंड पार्ट था उसके सॉल्यूशंस थे एफ विल बी इक्वल टू 50 हर्ट्ज, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, लैम्डा की वैल्यू 2 मिलीमीटर, मिली की वैल्यू 10 की पावर -3। जब आप सोल्यूशन के अंदर फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा v विल बी इक्वल टू 0.1 मीटर्स पर सेकेंड बच्चों। उसके बाद जो मेरे पास इवनिंग में इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 आया है वो क्या था, गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड द वर्चुअल इमेजेस, नंबर 1। उसके बाद हाउ डज wavelength affect the diffraction of the wave through the gap। जी बच्चों, इसका सोल्यूशन देखिए, ये है हमारे पास रियल और इन्वर्टेड का डिफरेंस। रियल इमेज जो है वो हमें फॉर्म्ड या ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, जबकि वर्चुअल इमेज जो है वो हमें कभी भी नहीं मिलता स्क्रीन के ऊपर। रियल इमेज इन्वर्टेड उल्टा होगा, जबकि जो हमारे पास वर्चुअल इमेज है वो अपराइट यानी सीधा होगा, फाउंड बाय द एक्चुअल रेज, जबकि ये फाउंड बाय द अपेरेंट रेज। ये था। उसके बाद हमने डायफ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन है ग्रेटर वेवलेंथ ग्रेटर डायफ्रैक्शन, जबकि स्मॉलर वेवलेंथ स्मॉलर डायफ्रैक्शन बच्चों। जी, लास्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, जबकि यहाँ पे भी है स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। इसका सेकंड पार्ट देखिए, व्हाई डज द कलर ऑफ द स्काई चेंज ड्यूरिंग द सनसेट, नेम द फिनोमिनन एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। ये भी बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो सनसेट का पूछा हुआ है, यहाँ पे हमें ब्लू कलर ऑफ द स्काई डे टाइम का पूछा हुआ है। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई ऑन अ क्लियर डे, हाउ डज स्कैटरिंग ऑफ लाइट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द कलर ऑफ द स्काई, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो सबसे पहले मैं आपको इनके सोल्यूशन बताता हूँ जो दोनों के कॉमन हो जाएंगे, यानी 3 डिफरेंसेस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। वो देखिए, इट अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर, जबकि इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर। उसके बाद थ्रू आउट द लिक्विड जो है बॉइलिंग हो रही होती है, जबकि ये सिर्फ सरफेस से हो रही होती है। उसके बाद रेट जो है बॉइलिंग का फास्ट होता है, जबकि इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो स्लो होता है। अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ें ताकि ये जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये आपको बच्चों समझ आएंगे, हर दफ़ा एग्ज़ाम में किसी न किसी सूरत में आते हैं। इसको देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये है व्हाई डज द कलर ऑफ द स्काई चेंज ड्यूरिंग द सनसेट, नेम द फिनोमिनन एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। इसका आंसर आपने क्या लिखना है, इसका आंसर आपने लिखना था एट द सनसेट या सनराइज के टाइम के ऊपर, सनलाइट ट्रेवल्स अ लॉन्गर पाथ एंड ब्लू लाइट गेट्स स्कैटर्ड अवे। हमेशा ये याद रखें, ब्लू लाइट जो है हमेशा ज़्यादा स्कैटर करेगी दोनों केसेस के अंदर, चाहे दिन में ब्लू कलर में देखें चाहे सनराइज और सन सेट के टाइम पे देखें। ये याद रखना है, ब्लू लाइट स्कैटर्ड करेगी हमेशा, लेकिन सनराइज और सनसेट के टाइम के ऊपर जो है ब्लू लाइट स्कैटर्ड अवे, ये कीवर्ड है बच्चों। सो द रिमेनिंग लाइट रीचिंग अवर आइज मेनली रेड एंड ऑरेंज, सो स्काई जो है लुक्स रेड एंड ऑरेंज। और जो इसका सेकंड पार्ट था कि कौन सा फिनोमेना है, ये है जी रेले स्कैटरिंग। और इसका अब आप सेकंड पार्ट देखिए जो कि क्या है,
What is the color of sky on a clear day? How does the scattering of light helps in determining the color of the sky? Explain briefly. अब हमने इसके ब्लू कलर का बताना है, ये क्या होता है, इसका आपने क्या लिखना था, ब्लू कलर। एक तो स्काई का क्या होता है, ब्लू कलर, ये पहला पार्ट। सेकंड, स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ये याद रखिएगा, शॉर्टर वेवलेंथ हमेशा ब्लू की होती है। सो ब्लू लाइट इज स्केटर्ड मोर। सनसेट और राइज में भी हमेशा याद रखिएगा ब्लू लाइट ही स्केटर करती है, लेकिन जो आपका दिन का टाइम होता है ना, यहाँ पे उसका लॉन्गर पाथ होता है, इसकी वजह से वो स्कैटर करती है अवे, जबकि दिन के टाइम के ऊपर उसका शॉर्टर पाथ होता है और ब्लू लाइट जो है स्केटर करती है, लेकिन वो रीच करती है, वो पहुँचती है हमारी आंखों की तरफ। सो आप क्या लिखेंगे, सो ब्लू लाइट इज स्केटर्ड मोर देन दी अदर कलर्स। ठीक है, ये था बच्चों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। अगेन मैं अगर आपको इन दोनों का कंपैरिजन करके बताऊं तो दोनों के क्वेश्चंस मेरे ख्याल में 1 to 1 आए हैं, बिल्कुल सेम आए हैं। इवनिंग का मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा, यानी अगर मैं रेटिंग करूं तो 50-50 नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट 55-45 था। इवनिंग के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी और मुश्किल थे। अब हम बच्चों, ये मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, अब हम देखते हैं लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग कैसे आए थे, तो लॉन्ग सबसे पहले सेक्शन सी के अंदर जो हमारे पास आया था, ये मॉर्निंग का है, मैं लिख देता हूँ। और ये है हमारे पास बच्चों इवनिंग का। अच्छा, मॉर्निंग में हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट इज़ गुड और बैड, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज। ये सिंपल बोरिंग लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने करना है। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियर फिजन, एक्सप्लेन कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, आल्सो ड्रॉ डायग्राम। जबकि यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 आया वो था एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हीट कंडक्शन इन सॉलिड्स विद रेफरेंस टू लैटिस वाइब्रेशंस, हाउ हीट इज कंडक्टेड इन मेटेलिक सॉलिड्स थ्रू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक्सप्लेन विद डायग्राम। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन आया, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर फिजन आया। ठीक है, मॉर्निंग वालों को, इवनिंग वालों को न्यूक्लियर फ्यूजन आया और इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आया। मैं आपको इसका न्यूमेरिकल भी दिखाता हूँ कि आपने इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, आल्सो ड्रॉ डायग्राम, हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव डिटरमिन इट्स पिच। ये भी एक अच्छा लॉन्ग है। यहाँ पे है डिस्क्राइब द यूज lenses in the correction of long sightedness and short sightedness, also draw diagram। आपने बनानी थी डायग्राम्स। और यहाँ पे इवनिंग वाले के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 में आया वो है डिस्क्राइब द फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस एंड द पिच ऑफ साउंड। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम, ऑलमोस्ट सेम। उसके बाद यहाँ पे क्या था, हाउ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव अफेक्ट्स इट्स लाउडनेस, गिव सूटेबल एग्जांपल्स। बिल्कुल देखिए ऑलमोस्ट सेम ही बातें पूछ रहा है, थोड़ा सा फ़र्क है। जबकि यहाँ पे उसने आपको शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस दिया, यहाँ पे आपको उसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया और कहा कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द क्रिटिकल एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, एक्सप्लेन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स रियल एंड द अपेरेंट एक्सपेंशन। जबकि यहाँ पे उसने आपको दिया है डिराइव द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, और उसने आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी दिया, ये भी अभी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इवनिंग में आपके पास क्या, व्हाट इज मेंट बाय लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, व्हाई आर द गैप्स लेफ्ट बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स, एक्सप्लेन। ये मैंने अपने बच्चों तमाम जो मैंने गेस्ट पेपर दिया था ना, उसके अंदर ये जितने भी मैंने लॉन्ग एक्सप्लेन किए थे और बताए थे कि ये आएंगे, और शॉर्ट जो बताए थे स्पेशली, ऑलमोस्ट मेरा 90% जो है वो गेस्ट पेपर जो है वो इन दोनों एग्जाम में आप जाके ज़रूर देखिएगा। मैं वीडियो के एंड के ऊपर जो है वो भी डालूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, जाके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद है विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम डिराइव द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। दोनों को बिल्कुल पैरेलल, यहाँ पे भी देखिए पैरेलल ही आया है। और यहाँ पे कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द टू रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम और 3 ओम, जबकि यहाँ पे सिर्फ है 10 ओम, दोनों की सेम है और आइडेंटिकल है। यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। और हमारे पास क्या था देखिएगा जी, एक्सप्लेन द स्टेप अप एंड द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके बाद है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स 240 वोल्ट्स इनटू 12 वोल्ट्स, और उसने नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे दिए। ये भी बच्चों मैंने अपने गेस्ट पेपर में मेंशन किया था, यहाँ पे भी आया। उसके बाद बर्गलर अलार्म भी मैंने अपने गेस्ट पेपर में मेंशन किया था, वो भी आया। और इसकी आपने सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी थी।
यहाँ पे आप देखिए बच्चों इवनिंग के पेपर के अंदर ऑन विच प्रिंसिपल डू द ट्रांसफार्मर वर्क, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ सिंपल आयरन कोर ट्रांसफार्मर, आल्सो गिव इट्स फार्मूला, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंपल आयरन कोर ट्रांसफार्मर विद अ नीट डायग्राम। ये भी बच्चों मैंने अपने सैम्पल पेपर के अंदर बताया था क्वेश्चन कि ये आएगा। उसके बाद जो इसके साथ पैरेलल में था ऑप्शन में क्वेश्चन वो था डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड इन द पासिंग करंट इन वन डायरेक्शन ओनली एंड इमिटिंग लाइट, मेक डायग्राम्स एज वेल। ये था बच्चों इस पूरे पेपर का रिव्यू। अब मैं आपको ये जो क्वेश्चंस थे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इवनिंग के देख लीजिए, इवनिंग के शॉर्ट क्वेश्चन जो आए हैं उसमें सबसे पहले था हमारे पास फ्यूजन के अंदर उसने आपको मैथ्स दे दिया और हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जबकि दूसरा भी यहीं पे देख लीजिए कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है 6 ओम और दूसरी है 3 ओम। हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। देखिएगा कैसे करेंगे। सिंपल मास विल बी इक्वल टू 55.56 kg, एनर्जी है C की वैल्यू याद रखिएगा, फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो होगा E इक्वल टू mc²। तो E की वैल्यू M की वैल्यू 55.65 और स्पीड ऑफ लाइट C, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का न्यूमेरिकल आया था 6 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास फार्मूला था जो आपने इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर डिराइव भी किया है। अब आपने वैल्यूज पुट की R1 6, R2 3, एलसीएम लिया 1/2 आ गया। फ्लिप करेंगे तो आपके पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओहम्स की, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है इसका मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों ये आपने याद रखना है कि आप अगर इन दो रेजिस्टेंस को रिप्लेस करें तो आप किस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो यानी आप इन दो रेजिस्टेंस के बदले एक ये 2 ओहम का जो है वो रेजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए मॉर्निंग के अंदर जो आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि है ट्रांसफार्मर वाला, और ये है अगर आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जो कि कन्वर्ट करे 240 वोल्ट्स को इनटू 12 वोल्ट्स, इफ देयर आर 200 टर्न्स ऑन द प्राइमरी देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी। हमने ये फाइंड आउट करना है। देखिए इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। और एक न्यूमेरिकल यहाँ पे भी है कि अगर ये दोनों पैरेलल में लगे हों 10 ओम के ही दोनों हों तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे देखेंगे। तो सिंपल R इक्विवेलेंट का फार्मूला अभी हमने किया है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2 दोनों सेम हैं, ठीक है। 1/10 + 1/10 तो 2/10 हो जाएगा यानी 1/5। तो जब इसको फ्लिप करेंगे हमें R इक्विवेलेंट चाहिए, 1/R इक्विवेलेंट नहीं चाहिए। तो हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस आ जाएगी बच्चों 5 ओम। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। मैंने ट्रांसफार्मर ड्रॉ किया, इससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। 240 वोल्ट्स प्राइमरी के और सेकेंडरी के वोल्ट्स हैं 12 वोल्ट्स, तो आप इसको VS लिख लें, इसको VP लिख लें। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी 2000 जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सेकेंडरी के हमने नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करने हैं। फार्मूला हमारे पास होता है VP/VS = NP/NS, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी ओवर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। ये रेशो हमेशा सेम होती है। मैंने नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी को सब्जेक्ट बनाया और वैल्यूज पुट की, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे वो आएंगे 100 टर्न्स। यानी यहाँ पे अगर 2000 टर्न है तो इस तरफ आपके सिर्फ कितने टर्न्स होंगे बच्चों? 100 टर्न्स होंगे। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनेगा और 240 वोल्ट को 12 वोल्ट के अंदर ये स्टेप डाउन करेगा। अब अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें सिंपल वैल्यू पुट कर दें 240 प्राइमरी के वोल्टेज और सेकेंडरी के वोल्टेज 12, तो आपके पास रेशो आ रही है 220। अब अगर आप प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स पुट करते हैं 2000 और सेकेंडरी के जो हमने निकाले हैं 100, इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास रेशो आती है 20। इसका मतलब ये दोनों सेम है, हमारा आंसर करेक्ट है। ये था बच्चों क्लास 10 फिजिक्स फर्स्ट एनुअल 2026 मॉर्निंग और इवनिंग पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन और रिव्यू। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मैं नेक्स्ट जो भी गेस्ट पेपर्स की वीडियोस निकालूं वो आपको फ़ौरन मिल जाए और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।